विपक्षी पार्टी के एक सीनियर नेता का, जिनका आपने नाम लिया, उनका बयान सुन रहा था कि कांग्रेस में कोई कार्यकर्ता है ही नहीं जो मेरी जगह पर, मेरी सीट पर उम्मीदवारी कर सके। और एक तरफ आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसे अनगिनत, हम 10 से 20 नाम गिना सकते हैं जो भारतीय जनता पार्टी के पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से मजबूती से चुनाव लड़ सकते हैं और मजबूती से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में कांग्रेस का मुकाबला कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से तैयार है 2023 में कांग्रेस के कुशासन से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के माध्यम से राजस्थान की जनता को न्याय मिले, राजस्थान की जनता को राहत मिले। उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरी तरीके से लगे। ये राजनीतिक कार्यकर्ताओं में द्वेष राग की भावना सदैव रही है और संगठन पूरी तरीके से अनुशासनहीनता के खिलाफ रहा है। आपको जानकारी होगी कि जिस भी व्यक्तित्व के बारे में आप चर्चा कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने उनको कारण बताओ नोटिस भी जारी किया। कारण बताओ नोटिस के बाद आगे की अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी या केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी जैसी लोकतांत्रिक पार्टी में जिस विधानसभा सीट का नेतृत्व आदरणीय कल्ला जी कर रहे हैं, वह संभाग मुख्यालय होने के बावजूद भी जिस वैभव और गरिमा का हकदार है, ईमानदारी से उस प्रश्न का जवाब आप खुद ही दे सकते हैं कि क्या उस हक तक बीकानेर की जनता को वो हक मिला। दावे से कह रहा हूं 2023 में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता वह सीट पुनः भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालेगा। नमस्कार, टॉक विद जेपीआर में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। टॉक विद जेपीआर में हम आज बातचीत कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तेज तर्रार, वरिष्ठ और मैं कहूं बहुत अनुभव उम्र से नहीं बल्कि काम करने से आता है। और अगर इस अनुभव की मैं बात करूं तो बीकानेर की भारतीय जनता पार्टी की वो नेता हमारे साथ में है आज, जिनसे हम सवाल करेंगे, बातचीत करेंगे। और विधानसभा चुनाव अब बहुत करीब है, उनकी तैयारियों को लेकर के भी बात करेंगे, संभावनाओं को लेकर के भी बात करेंगे और बात करेंगे हम कि आज की स्थिति में वे खुद को कहां पर पाते हैं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं अविनाश जोशी। आईटी सेल के संयोजक रहे, अध्ययन विभाग के फिलहाल में प्रदेश संयोजक है और संगठन में कई जिम्मेदारियों को आपने बखूबी निभाया है और आपने अपनी सांगठनिक क्षमता का परिचय देते हुए मैं कहूं कि शीर्ष नेतृत्व को आपने कहीं कहीं खुश भी किया है, क्योंकि वो आपके कामकाज से बहुत खुश नजर आते हैं। अविनाश जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद ज्योति जी। अविनाश जी, सबसे पहले टॉक विद जेपीआर में हमारा सवाल आपसे यही है कि विधानसभा चुनाव बहुत करीब हैं, बहुत सारे मुद्दों को लेकर आपने सड़क से लेकर के और विधानसभा तक संघर्ष किया है। किस तरह की संभावनाएं देख रहे हैं, चूँकि अब परिवर्तन यात्रा शुरू होने वाली है राजस्थान में, और इस परिवर्तन यात्रा का कितना इम्पैक्ट आएगा, कितना फर्क पड़ेगा और क्या वाकई में मुख्यमंत्री या सरकार की जो लोक लुभावन घोषणाएं हैं उनकी तुलना में ये परिवर्तन यात्रा जनमानस पर कोई परिवर्तन का प्रभाव डालेगी? सबसे पहले तो ज्योति जी आपका धन्यवाद, आपने चर्चा के लिए मेरे साथ समय लिया। ज्योति जी, हम सब लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में जिस तरीके का संगठन कौशल है, जिस तरीके का संगठनात्मक ढांचा है, वह ढांचा निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की 2023 की विजय के मार्ग को प्रशस्त करता है। पार्टी ने बूथ स्तर तक के अपने कार्यकर्ताओं को पन्ना प्रमुख तक की जिम्मेदारी देकर, और वरिष्ठ नेताओं भी पन्ना प्रमुख के रूप में अपना काम करेंगे। बूथ स्तर तक पार्टी का संगठन अपना काम कर रहा है। हमारी बूथ समितियां बन चुकी है, बूथ समितियों का वेरिफिकेशन हो चुका है, पन्ना प्रमुख बन चुके और लगातार पूरे, चूँकि भारतीय जनता पार्टी जिस दिन चुनाव परिणाम आता है उसके दूसरे दिन से फिर हम चुनाव में लग जाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी 11 माही चुनाव नहीं लड़ती है। भारतीय जनता पार्टी संगठन कौशल के साथ लगातार अपने संगठन और अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करके न केवल चुनाव, राजनीति में केवल चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी का उपयोग नहीं। आप देखेंगे कि कोरोना के काल में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कोविड हेल्पलाइन और कोविड में जिस तरीके का सहयोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पूरे देश भर में इस देश के लोगों के साथ किया, वह एक अनुकरणीय उदाहरण था। तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से तैयार है 2023 में कांग्रेस के कुशासन से
भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के माध्यम से राजस्थान की जनता को न्याय मिले, राजस्थान की जनता को राहत मिले, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरी तरीके से तैयार हैं। आपका दूसरा प्रश्न कि परिवर्तन यात्रा को लेकर क्या राजस्थान में माहौल है। आप देखिए कि अब तक के आपने सी वोटर सर्वे और दूसरे सर्वे भी आपने देखे होंगे। मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कोई कारण रहा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से लेकर पूरे देश भर में जिस नेतृत्व को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को लेकर, पूरे देश भर में जिस नेतृत्व को लेकर हमारे देश में भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता है, विश्व भर में जिस व्यक्ति के व्यक्तित्व की लोकप्रियता है, और 1980 से लेकर अब तक के भारतीय जनता पार्टी के संगठन कौशल के कार्यकर्ताओं के समर्पण के बाद मैं इस दावे के साथ कह सकता हूं कि पिछला विधानसभा चुनाव भी अगर हम देखें तो हमारे मत प्रतिशत में कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं था। हम महज 1.5% के मत प्रतिशत से भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता सत्ता से बाहर हुए। परिस्थितियां कुछ चुनाव के दौरान आप समझते हैं होती है, पर इस बार वह गलती नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता इस कांग्रेस के कुशासन से राजस्थान की जनता को राहत दिलाने के लिए तत्पर है। अविनाश जी, मुझे लगता है और मेरा सवाल भी है, चूंकि जो प्रीवियस हमने परिणाम देखे हैं, जनता जो प्रदेश का नेतृत्व देखती है, सरकारें देखती है और देश में जब वो केंद्र में देखती है, तो पिछले कुछ समय से जिस तरह के चुनाव परिणाम आए हैं, मैं हिमाचल की बात करूंगा, कर्नाटक की बात करूंगा, और वहाँ पर प्रधानमंत्री जी ने और पार्टी ने कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी थी। केंद्र की जब बात आती है तो उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहिए, लेकिन अगर मैं प्रदेश की बात करूं तो प्रदेश में कहीं कहीं अब मोदी के चेहरे पर जो चुनाव लड़ा जा रहा है उसमें वो यथेष्ट परिणाम नहीं आ पा रहे। ऐसे में इस बार भी राजस्थान में 2 बार की मुख्यमंत्री रही है वसुंधरा राजे, कहीं न कहीं उनको नज़रअंदाज किया गया है। अब तक कहीं पर भी ये डिक्लेयर्ड नहीं है कि प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होगा, प्रधानमंत्री के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जाएगा। ऐसे में कितने आप आश्वस्त हैं? ज्योति जी, 2 विषय आपके। भारतीय जनता पार्टी जैसी राष्ट्रीय संगठन में आप अगर पिछले दोनों चुनाव परिणामों के बारे में जब आप चर्चा कर रहे हैं तो कर्नाटक में हमारा वोट प्रतिशत बढ़ा है पिछले चुनाव के दौरान। जेडीयू का वोट स्विंग होकर कांग्रेस के पास गया, यह अलग विषय है, पर हमारा वोट प्रतिशत बढ़ा है। हिमाचल में हमारे वोट प्रतिशत बढ़े हैं, सीट हमारे पास मार्जिनल सीटों से हम चुनाव हारे, पर चूंकि दुनिया परिणाम नहीं रखती, परिणाम निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के प्रतिकूल रहे, पर हमारा वोट शेयर बढ़ा है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता में कोई कमी नहीं है। और जब अवसर आएगा तब ये पता भी चलेगा कि राजस्थान में भी 25 में से 24 लोकसभा की सीटें पिछले 2 चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जीती। इस बार के विधानसभा और लोकसभा चुनाव के परिणाम भी हमको बता देंगे कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता का पैमाना क्या है। आपका दूसरा प्रश्न आदरणीय वसुंधरा राजे जी को लेकर रहा। भारतीय जनता पार्टी की आदरणीय वसुंधरा राजे जी बहुत सीनियर लीडर है और हमारे प्रदेश की 2 बार उन्होंने मुख्यमंत्री रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर, राष्ट्र के उपाध्यक्ष हैं हमारी पार्टी के। और पता नहीं आपकी जानकारी कहाँ तक सही है और आपके पास जानकारी के सोर्स कहाँ है, मेरी जानकारी में नहीं है। जहाँ तक सामूहिक नेतृत्व पर पार्टी जब बात करती है तो भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक मूल्यों पर काम करने वाली, सामूहिक नेतृत्व पर काम करने वाली पार्टी है और सामूहिक नेतृत्व पर काम करने वाली पार्टी है। और निश्चित रूप से जहां जिस नेतृत्व की, जहां जिस व्यक्तित्व की उपयोगिता होगी, भारतीय जनता पार्टी के पास विशाल कार्यकर्ताओं का समूह है। जहां जहां जिस जिस कार्यकर्ता की उपयोगिता होगी उस कार्यकर्ता का उपयोग निश्चित रूप से किया जाएगा। तो अविनाश जी, माना जाए कि परिवर्तन यात्रा जो है वह शीर्ष नेतृत्व नड्डा जी के नेतृत्व में निकाली जा रही है, लेकिन एक और जो है वो देवदर्शन यात्रा भी शुरू हुई है। तो क्या एक दूसरे की पूरक है या फिर एक दूसरे के विरोध में चलने वाली? जानकारी हमें दुरुस्त करनी होगी। शीर्ष नेतृत्व जहां जहां भारतीय जनता पार्टी के 4 स्थानों पर, चूंकि कम समय चुनाव में रहा है और एक साथ हमें पूरे राजस्थान में, क्योंकि इसके बाद भी हमारे और संगठन के कार्यक्रम रहेंगे, तो अलग अलग जगहों से अलग अलग यात्राएं निकलेगी और हर यात्रा का नेतृत्व शीर्ष नेतृत्व कहीं न कहीं करेगा। 2 तारीख को आदरणीय जेपी नड्डा जी भुवनेश्वर धाम से हमारी पहली यात्रा की रवानगी करेंगे और आदरणीय मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय वसुंधरा राजे जी की देवदर्शन यात्रा पहली बार नहीं है और समय समय पर वह यात्राएं निकालते रहते हैं। समय समय पर वह
भक्ति और शक्ति का प्रतीक रही है। और समय समय पर हम सब लोग जानते हैं, जब वो मुख्यमंत्री भी थे, जब वो प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे, प्रदेश के अध्यक्ष रहे, वो आस्थावान व्यक्तित्व है। उनकी ईश्वर पे बड़ी अगाध आस्था और श्रद्धा है, और उनकी श्रद्धा को मापने के पैमाने राजनीतिक नहीं होने चाहिए, श्रद्धा को श्रद्धा के तरीके से ही नापना चाहिए। इन दिनों जिस तरह से एक और आप ही की पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता ने जिस ढंग से हमारी घोषणा पत्र समिति की जो संयोजक है उन पर जिस ढंग के आरोप लगाए हैं, कहीं न कहीं चुनाव से पहले सत्ता और संगठन के साथ में कहीं अंतर विरोधों का, कहीं आपके जो विरोधी स्थितियां हैं, विरोधाभासी स्थितियां हैं, वो बनती जा रही है। ऐसे में जनता कहीं न कहीं इस बात को लेकर के सोचती होगी कि ये आखिर आरोप, ये प्रत्यारोप, ये इस तरह के बयान क्यों आ रहे हैं? ज्योति जी, राजनीतिक कार्यकर्ताओं में द्वेष राग की भावना सदैव रही है, और संगठन पूरी तरीके से अनुशासनहीनता के खिलाफ रहा है। आपको जानकारी होगी कि जिस भी व्यक्तित्व के बारे में आप चर्चा कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने उनको कारण बताओ नोटिस भी जारी किया। कारण बताओ नोटिस के बाद आगे की अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। यह केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी जैसी लोकतांत्रिक पार्टी में संभव है। अदरवाइज हमने ऐसी विपक्ष की पार्टियों के साथ काम किया है जिन्होंने देखा है, जिन्होंने अपने ही प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और अपने ही प्रदेश के मुख्य प्रदेश अध्यक्ष को नकारा, निकम्मा तक कहा है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की अपनी एक सीमा है, बात करने का तरीका है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है। उन्होंने व्यवस्था अपने पार्टी की लाइन से हटकर बात की है, तो पार्टी ने निश्चित रूप से अनुशासनात्मक कार्रवाई उनके ऊपर की है। अविनाश जी, यूँ तो बहुत सारी चीज़ें हैं आपसे बातचीत करने की, लेकिन हमारी बातचीत जो है वो हम करेंगे, विधानसभा चुनाव बिल्कुल करीब हैं, और एक तरह से हम कहें कि जितने भी उम्मीदवार हैं, या मैं कहूँ जिनको खुद के साथ संभावनाएं दिखती हैं, उन संभावनाओं में एक चेहरा, एक नाम है अविनाश जोशी। अविनाश जोशी जब अपनी करियर को शुरू करते हैं, वो MBA करते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, राजनीति की ओर अविनाश जोशी का रुझान, उनकी रुचि कब से, या फिर यूँ कहें कि एक विरासत में दादाजी के साथ रहते रहते कहीं न कहीं वही मन में बस गया कि नहीं, आपको जो है वो जनता के बीच रहना है, जनता की सेवा करनी है? ज्योति जी, बहुत सीधा सीधा आपका प्रश्न है कि चूँकि मैं राजनीतिक पृष्ठभूमि का, पारिवारिक पृष्ठभूमि मेरी राजनीति रही, आदरणीय मक्खन जी का मैं पौत्र हूँ, और पारिवारिक पृष्ठभूमि और परिवार का माहौल राजनीति का रहा। निश्चित रूप से आप जिस परिवेश में पलते बढ़ते हैं, उस परिवेश का परिलक्षण आपके व्यक्तित्व में होता है। चूँकि मुझे शुरू से यह फील्ड थोड़ा अट्रैक्ट करता था, तो मैं छोटा था तब बूथ की पर्चियाँ लिखना और बूथ की वोटर लिस्टों को देखना, वोटर लिस्ट से पर्ची बनाना, ये काम हम जब छोटे थे पार्षद के चुनाव में भी करते थे, नगर विधानसभा के चुनाव में भी करते थे। वहाँ से ये शौक़ शुरू हुआ, धीरे धीरे करते करते कब मैं पूर्णकालिक राजनीतिक कार्यकर्ता बना मुझे खुद को याद नहीं है। पर हाँ, जिस दिन पहली बार काम किया वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम किया, और पार्टी के सबसे छोटी इकाई बूथ से मैंने अपना काम शुरू किया। मैं मेरी पार्टी के पोलिंग बूथ पर मैं सदैव बैठता रहा हूँ, पिछले चुनाव तक भी हमने ऐसा ही काम किया। तो बूथ इकाई का कार्यकर्ता होकर और प्रांत तक के सब कार्यकर्ता का सफ़र मैंने तय किया। तो निश्चित रूप से पारिवारिक माहौल समझ लीजिए, पारिवारिक परिस्थितियाँ समझ लीजिए। आदरणीय मक्खन जी की देहांत के बाद चूँकि परिवार में आदरणीय पिताजी शहर के जिले के उपाध्यक्ष रहे, मेरे चाचा जी आदरणीय नरेश जी पार्षद रहे, और परिवार में उनके बड़े भाई साहब जुगल किशोर जोशी जीशा जी हमारे पार्षद रहे। तो परिवार में गाहे बगाए यही माहौल रहा। और एक बड़े परिवार की पृष्ठभूमि से भी आते हो, तो एक जो लोग मक्खन जी के समर्थक रहे, जो लोग मक्खन जी के फॉलोअर रहे, जिन परिवारों का मक्खन जी के साथ मानस परिवार के रूप में संबंध था, उन सभी के साथ खड़े रहने के लिए राजनीतिक दल में भारतीय जनता पार्टी की ज़रूरत थी, और हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। पिछले 40-45 वर्षों में मैं ये कहूँ तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि बीकानेर की राजनीति के केंद्र में 2 ही परिवार रहे मूल रूप से। अगर हम एक नंदलाल व्यास को छोड़ दें अगर दरमियान है, तो 6 बार बीडी कल्ला यहाँ पर विधायक रहे, 2 बार जो है वो गोपाल जोशी विधायक रहे, और बल्कि कहीं न कहीं मैं कहूँ कि बीकानेर का जो एक जनमानस है वो इन 2 परिवारों के बीच में ही एक का चयन करता रहा है। क्या इस बार आपकी पार्टी की तरफ से इस रवायत को, इस परंपरा को
तोड़ने की आप उम्मीद देखते हैं, एक संभावना देखते हैं? क्योंकि गोपाल जोशी के पुत्र भी जो हैं, गोकुल जोशी, वो भी बड़ी दावेदारी कर रहे हैं और बड़े जो हैं वो आश्वस्त नजर आते हैं। ज्योति जी, पार्टी के प्लेटफॉर्म से जिस भी कार्यकर्ता का नाम, चूंकि भारतीय जनता पार्टी में प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं की कमी नहीं है। मैं मेरी विपक्षी पार्टी के एक सीनियर नेता का, जिनका आपने नाम लिया, उनका बयान सुन रहा था कि कांग्रेस में कोई कार्यकर्ता है ही नहीं जो मेरी जगह पर मेरी सीट पर उम्मीदवारी कर सके। और एक तरफ आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसे अनगिनत, हम 10 से 20 नाम गिना सकते हैं जो भारतीय जनता पार्टी के पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से मजबूती से चुनाव लड़ सकते हैं और मजबूती से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में कांग्रेस का मुकाबला कर सकते हैं। रही बात किनको टिकट देना है और किनको नहीं टिकट देना है, ये पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी के संसदीय बोर्ड का फैसला है। शीर्ष नेतृत्व जिसको भी टिकट देगा, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते मेरा सीधा सीधा जवाब है कि हमारा प्रत्याशी तय है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कमल के निशान पर चुनाव लड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते मैं दावे से कह सकता हूं कि गलती से 2008, 13, 18 के बाद 8 और 13 में जो सीट हमने जीती और 18 में परिस्थितिवश जो सीट हम लूज कर गए, दावे से कह रहा हूं 2023 में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता वह सीट पुनः भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालेगा। अविनाश जी, ये तो दावों की बात है, लेकिन ज़मीनी हकीकत को अगर कहीं हम तोलें तो जिस तरह के काम डॉक्टर बी डी कल्ला ने बीकानेर में कराए, आपके विज़न में क्या आपको लगता है कि जिस तरह के दावे वो कर रहे हैं, जिस तरह के काम हुए, अभी भी बीकानेर में वो काम जो आपकी नज़र में है, आपको अगर नेतृत्व मिलता है, आपको अगर पार्टी उम्मीदवार बनाती है, आप अगर यहाँ से जीत जाते हैं, तो आपकी प्राथमिकताओं में बीकानेर में ऐसा अब तक क्या नहीं हुआ जो आप करना चाहते हैं? ज्योति जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, वरिष्ठ खिलाड़ी हैं, आपका खुद का एक बड़ा ओरा है और मैं मानता हूं कि जिस तरीके से पूरे देश में और प्रदेश में संगठन के कार्यकर्ताओं के नाते मुझे काम करने का अवसर मिला, आपकी विद्या के कारण आपको भी अवसर मिला होगा। जिस विधानसभा सीट का नेतृत्व आदरणीय कल्ला जी कर रहे हैं, वह संभाग मुख्यालय होने के बावजूद भी जिस वैभव और गरिमा का हकदार है, ईमानदारी से उस प्रश्न का जवाब आप खुद ही दे सकते हैं कि क्या उस हक तक बीकानेर की जनता को वो हक मिला। संभाग मुख्यालय होने के नाते जो जो चीज़ें हो सकती थी वो चीज़ें बीकानेर में हुई है, पर जिन चीज़ों को लेकर 1980 से आदरणीय कल्ला जी, आप और हम सब समझते रहे हैं कि जब रेल फाटकों की समस्या के लिए वो बहुत लंबे समय तक संघर्ष करते रहे, रेल बाईपास पर वो बात करते रहे, बाईपास के अलावा कोई विकल्प उनको नहीं लगता था, और आज यकायक वो अंडरपास की बात करने लगते हैं। तो ये 30-40 साल का जो बीकानेर की जनता के साथ सौतेला व्यवहार रहा उनका, हम सब लोगों को सोचना पड़ेगा कि इस तरीके के नेतृत्व, जो फ्लेक्सिबल नेतृत्व की बात करते हैं और बहुत हद तक हम समझे, तो मुझे लगता है कि बीकानेर में जिस तरीके की पर्यटन, रोजगार, डेवलपमेंट की जो बात होनी चाहिए थी, उस क्षेत्र में बीकानेर आज भी अपने समकक्ष संभाग मुख्यालयों से बहुत पिछड़ा है और उस पिछड़ेपन को दूर करने के लिए केवल व्यक्तिगत राजनीति और ट्रांसफर की राजनीति से आगे बढ़कर विकास की राजनीति पर ध्यान देना होगा। और यह ध्यान अब तक के कार्यकाल में जिन भी जनप्रतिनिधि को इनको अवसर मिला, इन्होंने नहीं दे पाए होंगे। आगे अवसर मिलेगा जिसको भी, उम्मीद करेंगे कि वह बीकानेर के साथ अन्याय करेंगे। अविनाश जी, इसी संदर्भ में मेरा एक सवाल और आपसे ही है। 9 वर्षों से केंद्र में आपकी सरकार है, डबल इंजन सरकार की हम बात करते हैं। एक इंजन तो लगा हुआ है, लेकिन उसके प्रतिनिधि के तौर पर बीकानेर से ही जो सांसद हैं वे मंत्री भी हैं। लेकिन देखा जाए तो अभी भी जब थोड़े दिन पहले प्रधानमंत्री जी यहाँ पर आए थे, बहुत सारी घोषणाएं हुई। हमारे जो रेलवे स्टेशन हैं वे बिल्कुल बहुत डिजिटल बनेंगे, बहुत लंबा चौड़ा खर्चा उस पर होगा, बहुत बड़ा बजट उन्होंने। इस दरमियान कभी उस बात को उस प्लेटफॉर्म पे नहीं उठाया कि ये रेल बाईपास जो है समस्या का कहीं कहीं समाधान हो। इसको लेकर कि कहीं कहीं बीकानेर की जनता में थोड़ी मायूसी ज़रूर रही। ज्योति जी, आप फिर पूरे सोर्स के साथ हम फिर बात करते हैं। आदरणीय अर्जुन राम जी के साथ जब जब कल्ला जी ने केंद्र के साथ बात करने का प्रस्ताव रखा है, आदरणीय अर्जुन राम जी ने समय दिया है और वो दोनों साथ कई बार दिल्ली में मिले भी हैं। और केंद्र में 9 साल से हमारी सरकार होने के बाद और आदरणीय अर्जुन राम जी का, चूंकि आप खुद भी
मैं कई कार्यक्रमों में आपके साथ रहा हूं, तो जिस तरीके से विकास पुरुष के रूप में आपने भी कई बार उनको देखा है, और हम सब लोग जानते हैं कि एक स्वच्छ और साफ छवि के लीडर के रूप में अगर भारतीय जनता पार्टी के सांसद के रूप में केवल हम उनको याद नहीं करें, हम उनको एक ऐसा चेहरा जिसने राजस्थान नहीं पूरे देश भर में बीकानेर की पहचान सिर्फ भुजिया पापड़ रसगुल्ला के अलावा अगर आप कहीं पे भी जाएंगे, मैं देश भर में घुमा हूँ, जहाँ पे भी जाएंगे तो लोग ये कहेंगे आप बीकानेर से अच्छा अर्जुन जी के लोकसभा क्षेत्र से आए हैं। तो ये बड़ी उपलब्धि हम सब लोगों के रूप में है, और निश्चित रूप से अपने कार्यकाल में उन्होंने बीकानेर के लोगों के लिए और अपने संसदीय क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए बहुत काम किए। आप सोचिए, प्रधानमंत्री कौशल केंद्र बीकानेर में चल रहा है, आदरणीय अर्जुन राम जी के प्रयासों से बीकानेर के युवाओं के रोजगार के लिए कौशल विकास केंद्र उन्होंने स्थापित करने के प्रयास किए। अपने कार्यकाल में उन्होंने जिस तरीके से बीकानेर के लोगों को दिल्ली के संसद भवन का, आप देखो कि आप लोगों के लिए संसद कितनी आसान हो गई, आपके पत्रकार साथियों को भी संसद के साथ जाने आने का अवसर मिला। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि जिन रेलवे स्टेशनों और जिन डेवलपमेंट की आप बात कर रहे हैं, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी हर घोषणा, अब तक जो घोषणाएं भारतीय जनता पार्टी ने की है, हर घोषणा पूरी की है। आदरणीय नितिन गडकरी जी के बयान आपने शायद उस दौरान नहीं सुने होंगे कि जिस पट्टिका का शिलान्यास उन्होंने किया है अपने ही कार्यकाल में, उसका लोकार्पण भी किया है। और आज तक हमने जितनी बातें कही है उनका लोकार्पण पुनः भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व करेगा, ऐसी मैं आपके साथ विश्वास से बात कह सकता हूँ। बिल्कुल अविनाश जी, आपने सारी बातें बहुत ही तथ्यपरक और विश्वास के साथ में ही कही है। जनता इन सब बातों को जानती भी है। लेकिन अब हम चलते चलते एक सवाल आपसे और करना चाहेंगे, चूंकि आप खुद इस बात को मानते हैं कि बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता है, वो शिक्षित है, वो प्रशिक्षित है और सब तरीके से वो निपुण है। किसी को भी अगर पार्टी टिकट देती है तो पार्टी बिल्कुल सांगठनिक तौर पर एकजुट है और एक बहुत बड़ी जीत की और जो है वो आप अपने लिए भी विश्वास देखते हैं। अन्य अगर किसी को भी टिकट मिलता है तो भी आप बहुत आश्वस्त हैं इन बातों को लेकर। लेकिन मेरा सवाल आपसे है, इन तमाम दावेदारों के साथ में आपकी दावेदारी है और पार्टी अगर कहीं दावेदारी में आपका चयन करती है तो वो किस आधार पर आपका चयन करेगी? आप में उन सब लोगों के अतिरिक्त ऐसा क्या है जो पार्टी आप में देख रही है और वो आप पर भरोसा करेगी? चलिए ज्योति जी, प्रश्न बड़ा अच्छा है, और राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को ऐसे प्रश्न अच्छे लगते हैं। पर चूंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का संगठन का कार्यकर्ता हूं, और भारतीय जनता पार्टी के संगठन में दो तरीके के लोग काम करते हैं। एक कार्यकर्ता जिसको संगठन चाहता है कि संगठन विस्तार में अपना समय दे। एक कार्यकर्ता होता है जो संगठन का प्रतिनिधित्व शासन में करे। शासन में संगठन का प्रतिनिधित्व करना है या संगठन में, हमारे संगठन विस्तार में मेरा उपयोग करना है, यह विषय केवल और केवल पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का है। पार्टी की उपयोगिता जहां मेरी लगेगी वहां पार्टी मेरा उपयोग करेगी। हमने हमारा काम, हमारा जीवन पार्टी को समर्पित किया। मैंने ऐसा कोई दावा नहीं किया है कि मैं दूसरों से बहुत अतिरिक्त अच्छा हूं या दूसरे मेरे से बहुत कमतर रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता मजबूत है। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता इस विधानसभा चुनाव में कमर कस चुका है कि 2018 में जिस गलती से भारतीय जनता पार्टी की सीट कांग्रेस के खाते में गई है, वह सीट पुनः कांग्रेस के खाते से भारतीय जनता पार्टी के खाते में लेकर आए। हम सब का मिलजुल कर प्रयास यही रहेगा, और हमारा क्या करना है यह केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के नेतृत्व को, शीर्ष नेतृत्व को तय करना है कि हमारी उपयोगिता कहाँ रहेगी। अविनाश जी, आप तो जानते हैं इस बात को, पार्टी तो चलो सबको जानती है, मैं आपकी बात कर रहा हूँ। आप अपने भीतर वो आपकी कौन सी स्ट्रेंथ है जो पब्लिकली आपको जोड़ती है, जो अन्य लोगों से आपको अलग करती है? आपके भीतर का जो विश्वास है, आपका जो एक बाहर का ऑरा है और आपकी नॉलेज, आपकी वर्किंग, आपका स्टाइल, वो सारी चीज़ें कहीं कहीं काम आती है। तो मेरा निवेदन और मेरा सवाल आप जहां आप ले जाना चाहते हैं ज्योति जी, वहां मैं जाना नहीं चाहूँगा। सीधा सीधा जवाब है कि हम भारतीय जनता पार्टी की मूल भावना के साथ काम करने वाले राष्ट्रवादी विचारों के कार्यकर्ता है, और सिर्फ हमने एक ही चीज़ सीखी है संगठन से, राष्ट्र सबसे पहले, उसके बाद हम, और जहां कम वहां हम।
तो भारतीय जनता पार्टी के बूथ स्तर पर भी अगर पार्टी को लगेगा कि इस बूथ पर अविनाश जोशी की जरूरत है, तो अविनाश जोशी उस बूथ पर काम करता आपको दिखेगा। भारतीय जनता पार्टी को लगेगा कि इस वार्ड में अविनाश जोशी की जरूरत है, तो अविनाश जोशी उस वार्ड में लगेगा। और भारतीय जनता पार्टी को लगेगा कि पश्चिम की विधानसभा क्षेत्र में अविनाश जोशी की आवश्यकता है, अविनाश जोशी मजबूती के साथ पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते पश्चिम विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेगा। आपका आशीर्वाद और जनता का विश्वास साथ रहना चाहिए। शुक्रिया अविनाश जी, आपने स्टूडियो में आकर के हमसे बहुत सुंदर और खूबसूरत बातचीत की। बिल्कुल एक अनुभवी और मजे हुए आपने राजनेता के रूप में अपनी परिपक्वता को भी दर्शाया। हम उम्मीद करते हैं कि पार्टी आप पर भरोसा करे, आप पर विश्वास करे और इस बार विधानसभा की जब चुनाव हो तो पश्चिम बीकानेर के क्षेत्र में एक चेहरा वो आपके रूप में विश्वास करके ज़रूर दिखाएं। और स्टूडियो में हमसे बातचीत करने के लिए आपने समय निकाला, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। टॉक विद जेपीआर में हम फिर मुलाकात करेंगे, फिर आपसे बातचीत करेंगे। और मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि टॉक विद जेपीआर में हम नए मेहमान के साथ में ऐसे ही रोचक सवालों के साथ मिलते रहेंगे, हाजिर होते रहेंगे। अभिनव टाइम्स के टॉक विद जेपीआर को पसंद करने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाना मत भूलिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, कैसा लगा हमारा शो। नमस्कार।